जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। और इसके साथ ही आज का विषय काफ़ी चर्चा में रहने वाला विषय है। इस विषय को हम अपने स्तर पर जो एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसमें बात करेंगे, और इसमें देखेंगे कि कुछ क्या एक कानून होते हैं किसी देश में इलीगल माइग्रेंट्स के, क्या उसको नागरिकता का प्रावधान होता भी है या नहीं होता है। जैसे ही कुछ केसेस हमें देखने को मिलेगी, कोई सीमा हैदर हैं, उनका भारत आना और फिर यहाँ पर ही रुक जाना, बस जाना और डिमांड करना, किसकी डिमांड करना, भारत की नागरिकता को लेकर। ठीक है, भारत की नागरिकता को लेकर डिमांड करना। जैसे अभी आप अगर देख रहे हैं तो रिसेंट की ये न्यूज़ है हमारे पास, क्या है कि सीमा हैदर राइट टू प्रेसिडेंट। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको उन्होंने लिखा है, किसके लिए, फॉर इंडियन सिटीजनशिप। इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप के लिए उनसे दरख्वास्त की है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनसे दरख्वास्त की है, राइट रिटर्न में दिया है। तो ये क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी अवैध प्रवासी यहाँ पे आ जाता है, कोई भी इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ आता है, किसी दूसरे देश से आता है और वो यहाँ पर भारत में नागरिकता ले सकता है बिना किसी डॉक्यूमेंट के आए हुए, या बिना किसी प्रभाव या बिना किसी कागजी कार्रवाई के। तो इस चीज़ पर चर्चा करते हैं, छोटा सा पॉइंट लेकर चलते हैं और समझते हैं इस चीज़ को लेकर। जैसे बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर इस पर मामला उठ रहा है कि भाई नागरिकता मिल गई है, यहीं पर रहेंगे, ऐसे बहुत सारे भ्रम उत्पन्न किए जा रहे हैं, या कहा जा सकता है कि अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। तो इन चीज़ों के पीछे का क्या एक सच है उस पर बात करते हैं। तो देखिए क्या एक कंडीशन रही कि ऑल दिस टाइम मोर वेयर इन्वोक द पाकिस्तान रेजिडेंट सीमा हैदर ऑन फ्राइडे फाइल द पटिशन बिफोर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सीकिंग इंडियन सिटीजनशिप। जो द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं, उनके सामने उन्होंने एक रिटर्न में पटिशन डाला है कि हमें जो है भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने शादी कर ली है किससे, सचिन मीना से, जो कि ग्रेटर नोएडा के निवासी हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा के निवासी हैं। तो उन्होंने, उनका कहना है कि मैंने जब इनसे शादी कर ली है तो मैं भारत की नागरिकता पाने की अधिकारी हूँ। तो यहाँ पर ये शादी हुई कहाँ, तो ये देखा गया कि भाई ये जो आई पाकिस्तान से, तो ये नेपाल के रास्ते होकर आई। और ये इनका कहना है कि सचिन के साथ इनकी जो शादी हुई वो नेपाल में हुई। तो नेपाल में शादी हुई और फिर ये इंडिया आई हैं, और इंडिया में ये कह रही हैं कि ये सचिन मीना जो कि एक भारतीय नागरिक हैं, ग्रेटर नोएडा रेजिडेंस हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये इनसे शादी के बाद भारत की नागरिकता की मांग इस बिहाफ पर भी कर रही हैं। इसके बाद इन्होंने एक पटिशन भी डाली है, फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर इनके जो एडवोकेट हैं एपी सिंह, उन्होंने कहा है कि शी शुड बी अलाउड टू रिजाइड एट द हाउस of her husband as motive of the Indian culture as live is live and let live end। तो ये बहुत ही इन्होंने बात बोली, और इसके साथ साथ एक वर्ड और यूज़ किया इन्होंने, वसुधैव कुटुंबकम। सुप्रीम कोर्ट में इनके लॉयर ने ये कहा कि इनको इनके पति के साथ भारत में रहने दिया जाए, और क्योंकि हम भारत का जो एक नीति है या जो एक उद्देश्य है जिसमें हम कहते हैं कि जियो और जीने दो, और फिर हम जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं यानी कि पूरी पृथ्वी हमारी फैमिली है, तो ये आधार उन्होंने बताया कि पूरी पृथ्वी जो हम पुरानी हमारी फैमिली है, वसुधैव कुटुंबकम है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, द वर्ड इज़ वन फैमिली। तो यहाँ पे जो पूरी पृथ्वी है हमारी फैमिली है, वसुधैव कुटुंबकम, तो ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो इन्हें सिटीजनशिप भारत की दे देनी चाहिए। तो यहाँ पर अब कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, जो अभी तक के जो कानून है वो लॉ क्या कहता है। ये तो हमने देख लिया कि भाई सीमा हैदर की डिमांड है, उनके सुप्रीम कोर्ट में जो उनके जज हैं, जज के माफ़ कीजिएगा, उनके जो वकील हैं, लॉयर हैं, उन्होंने भी क्या चीज़ को बोल दिया है, लेकिन उन्होंने भी बोला है कि भाई इनको नागरिकता मिल जानी चाहिए। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है, तो जो चार्जेस कुछ लगाए गए हैं सबसे पहले उसको भी अगर हम देखें, इन द आई ऑफ इंडियन लॉ, अगर हम भारतीय कानून की नज़र से देखें तो सीमा हैदर इज़ एन इलीगल माइग्रेंट। वो एक क्या है, इलीगल माइग्रेंट है, अवैध प्रवासी, अवैध प्रवासी, एन इलीगल माइग्रेंट। अब ये इलीगल माइग्रेंट होता क्या है अगर हम इसकी बात करें, तो इलीगल माइग्रेंट इज अ फॉरेनर हु आइदर एंटर द कंट्री विदाउट वैलिड ट्रेवल,
वो इंडिया में या किसी भी देश में इलीगल माइग्रेंट क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा विदेशी है जो इंडिया में किसी दूसरे देश से विदाउट वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स, विदाउट वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट, इस चीज को ध्यान रखना, विदाउट वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट लाइक अ पासपोर्ट और वीजा, यानी कि कोई भी जो एक वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता है वो कौन कौन सा होता है, पासपोर्ट होता है, वीजा होता है, उसके बिना किसी दूसरे देश में प्रवेश कर जाए और एंटर्स द कंट्री विद वैलिड डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर वो किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ एंटर करता है तब, और वो तब क्या हो, तब वो इलीगल माइग्रेंट कब माना जाएगा, अगर वो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ भी करता है वो तब माना जाएगा जितने समय के लिए वो भारत में आया है उतने समय वो रुका रहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उस समय से ज़्यादा वो समय भारत में रुक गया तो वो इलीगल माइग्रेंट कहलाता है। यानी कि अगर एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है इलीगल माइग्रेंट की, कि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है, डॉक्यूमेंट तो हैं, डॉक्यूमेंट तो हैं, लेकिन उसकी जो अवधि थी भारत में रुकने की या किसी भी देश में रुकने की वो समाप्त हो चुकी है, तब भी वो क्या कहलाएगा, इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा। तो ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो कानून ये कहता है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है, जो अवैध अप्रवासी हैं, उनका भारत की नागरिकता लेना प्रोहिबिटेड है, यानी प्रतिबंधित है, भारत में वो नागरिकता नहीं ले सकते। यानी कि 100 बातों की एक बात यहाँ पर जो कानून, हमारा जो विधि कहती है वो ये बात यहाँ पर कह रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सीमा पर कुछ चार्जेस भी लगे हुए हैं। क्या, अंडर सेक्शन 14 ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट 1946, 1946 का जो अंडर सेक्शन 14 है वो चार्ज लगा हुआ है, जिसमें क्या बोला गया है कि ये विच स्पिकुलेटेड व्हेन एवर रिमेन इन इंडिया फॉर द पीरियड एक्सीडिंग द पीरियड ऑफ विच इज हर वीजा इशूड। यानी कि इसमें क्या चार्जेस लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति जिस वीजा पर जितना टाइम उनको दिया गया था उससे ज्यादा अगर कोई रहता है तो वो चार्जेस इस पर लगाया गया है, या फिर उसने वायलेट किए हैं कुछ प्रोविजन इस एक्ट के कुछ वायलेशन प्रोविजंस को वायलेट किया गया है। वायलेट यानी कि सीधी सी बात है कि इलीगल माइग्रेंट बिना किसी डॉक्यूमेंट के भारत में एंटर हुआ है, तो ये फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 14 में क्या है, एक अपराध है। इसमें जेल की सजा हो सकती है, जिसमें 5 ईयर तक की सजा हो सकती है, या फिर एक लाइबल फाइन भी दिया जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा और जो चार्ज इस पर लगते हैं या हम बात करें तो इलीगल माइग्रेंट्स जो होते हैं इनको उनके देश में डिपोर्ट कर दिया जाता है, ऐसा भी इस एक्ट में कहा गया है। किस एक्ट में कहा गया है, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920। इलीगल माइग्रेंट में बी इम्प्रिजमेंट और डिपार्टेड अंडर द फॉरेनर्स एक्ट, departed under the Foreigners Act and Passport Entry into India Act 1920। 1920 में जो एक पासपोर्ट एंट्री एक्ट आया, इसमें भी हम देखते हैं कि दोनों ही एक्ट एम्पावर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रेगुलेट द एंट्री और एग्जिट एंड रेजिडेंट ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया। यानी कि दो ऐसे एक्ट हैं जिसमें हम देखें कि पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 है, इसके अलावा 1946 का फॉरेनर्स एक्ट है। ये दोनों ही एक्ट भारत में क्या करते हैं, एक तरीके से भारत सरकार को एम्पावर करते हैं, इन द सेंस उनको शक्ति देते हैं कि वो जो इलीगल माइग्रेंट्स भारत में आ गए हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकें। तो ये एक प्रोविज़न रहे हैं जो कि भारत से या दूसरे देशों से भारत आने वाले जो लोग हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको नागरिकता मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, इस चीज़ पर यहाँ बहस होती है। लेकिन जो कानून कहता है कि कोई अगर अवैध प्रवासी है तो उसे उसके देश वापस भेज दिया जाता है, ना कि उस देश की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। लेकिन इस मामले में अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या डिसीजन आता है, भारत सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है, और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है इस पर अपना क्या निर्णय सुनाती है। तो इसके साथ ही आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये है कि कंसेप्टर संकल्प बैच एक बार
फिर से आपके सामने प्रारंभ हो चुका है, शुरुआत होने ही है। इसको लॉन्च किया जाएगा 31 जुलाई से 31 जुलाई से, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लें जल्द से जल्द। EMI बैच पर है, 3000 पर मंथ के बैच पर ये हमारा कंसेप्टर बैच चल रहा है। और इसके लिए जो नंबर्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इसकी शुरुआत जो होगी वो पॉलिटी की क्लास से होगी, जिसमें प्रवीण सर क्लास लेंगे, जिसमें क्या प्रवीण सर क्लास लेंगे। इस के साथ ही इस कंसेप्टर बैच की शुरुआत होगी। जो भी कैंडिडेट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए तैयार होना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन बाइलिंगुअल बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, RFR मेथड के साथ आने वाला एक बैच, जो 2024 प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं कैंडिडेट, उनके लिए ये बैच है। और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी लोग, ताकि आप ये देख सकें कि प्रश्नों का स्तर क्या है यूपीएससी का, और उस स्तर के अनुसार आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। और वो कैसे होगा कि 12,000 प्लस क्वेश्चंस हैं, और हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस यहाँ से आपको एक अध्यापक के थ्रू आपके टीचर आपको कराएंगे। हर एक क्वेश्चन का स्तर देखते हुए उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और डिटेल एनालिसिस होगा हर एक प्रश्न का। तो इसको लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 अगस्त से जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। नंबर्स आपके सामने शो हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, फीस वगैरह इत्यादि इन सब चीज़ों पर आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और ऑफलाइन बैच है, गुरुकुल ऑफलाइन बैच। 2 बैचेस कंप्लीटली फुल हो चुके हैं। इसके लिए तीसरा बैच शुरू किया जाएगा 17 अगस्त से, जो अभी 50% ऑफ पर चल रहा है। जो भी कैंडिडेट चाह रहे हैं कि इसमें एडमिशन लें तो वो तुरंत इन पर काउंसलिंग के लिए कॉल कर सकते हैं, इन नंबर्स पर काउंसलिंग के लिए कॉल कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक की जरूर आवश्यकता होती है। तो गुरुकुल का मेन मोटिव यही है कि आपको एक सही मार्गदर्शन मिले और इसके साथ एक सही अनुशासन मिले, अनुशासन वाला माहौल मिले, एनवायरनमेंट मिले, जिसमें आप अपनी तैयारी को एक सीधे और सटीक रास्ते पर ले जा सकें और इसके साथ साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अगले सेशन में। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।